नमस्कार दोस्तों हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनकी ईमानदारी और राजनीति में शुचिता के रूप में एक अलग पहचान है। चौधरी लहरी सिंह का जो एक वीडियो मैंने डाला था उसके बाद काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आप जो हरियाणा के ऐसे लोग हैं जो राजनीति में थे, बहुत ऊंचाइयाँ छुई, लेकिन आज की पीढ़ी उनके बारे में नहीं जानती, तो उनकी भी एक श्रृंखला आप शुरू करें। तो आज उस श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो चौधरी माड़ू सिंह मलिक के बारे में है। वो पेप्सू की जो सरकार थी उसमें विधायक रहे, इसके बाद वो 3 बार और विधायक बने और 2 बार उन्हें मंत्री बनने का अवसर भी मिला। चौधरी छोटूराम ने जो कर्जा बोर्ड बनाया था उसके सदस्य भी वो रहे थे। चौधरी छोटूराम के साथ उनका काम करने का काफ़ी लंबा अनुभव था और एक तरीके से उनको राजनीति में भी वही लेकर आए थे। आज माड़ू सिंह मलिक जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके पोते एडवोकेट प्रदीप मलिक जी हमारे साथ हैं और ये उस समय से अपने दादा की राजनीति को देखते रहे हैं जब ये 5 साल के थे और 5वीं क्लास में जब ये पढ़ते थे तो अपने दादा के साथ चंडीगढ़ चले गए थे। आज हम चौधरी माड़ू सिंह मलिक के बारे में उनके पोते से उनकी ज़बानी सुनेंगे और उस दौर की राजनीति की बातों को ताज़ा करेंगे। मलिक साहब, आपका चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है। अच्छा, वो एक किस्सा आप मुझे बता रहे थे कि जब इमरजेंसी के बाद देवीलाल की सरकार बनी तो देवीलाल ने क्या जी, वो किस्सा था? तो उसके बाद जो इमरजेंसी में एक्सेसेस हुए थे जी, उनमें और कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों में उस वक्त के जो राजनीतिक थे इमरजेंसी के दौरान जो कांग्रेस पार्टी के थे उनके सबके घरों पे छापे पड़े थे। जी, बंसीलाल जी को गिरफ्तारी करवाया? बंसीलाल जी की गिरफ्तारी भी हुई थी और जिस टाइम ये डीआईजी सीआईडी उनके पास गए और वो लिस्ट उन्होंने ली तो डीआईजी सीआईडी ने कहा कि सब इनके घर भी जाना है। तो देवीलाल ने कहा था, बोला क्यों दुखी हो रहा है, कड़ी कड़ी पाऊंगी। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं पाओ जोर है। तो उनका नाम काट दिया? उनका नाम हमारे घर पे ना तो पुलिस आई ना कभी कोई किसी तरीके से हुआ। तो देवीलाल की जब बात आई है तो मैं आपसे बताऊं, दोनों अलग अलग पार्टियों में रहे जी, हमेशा खिलाफत में रहे, लेकिन जो देवीलाल के साथ उनके इतने घनिष्ठ संबंध थे कि वो हमारे घर पे महीना 1.5 महीना रुका करते थे। रुक जाया करते हाँ, थे। यहाँ आते थे। तो देवीलाल के पैरों में उसकी चर्म रोग की शिकायत थी। कहते हैं सोना से पानी भी आता था। सोना से पानी लेके आया करते थे। मेरे यहाँ ताऊ कहते थे, वो उसका भी एक बताऊंगा कि वो एक छोटे से बच्चा की हैसियत से आए थे। आखिर में हमारी ताऊ की हैसियत से हमारे पास ही उनकी डेथ हुई। वो जाया करते सोना, वो पानी लेके आया करते थे। यहाँ एक हमारा जो उस टाइम तो उसको बड़ा कमरा कहते थे हम, उसमें उनकी चारपाई होती थी जो देवीलाल की, वो वहीं बैठा करती। सिर्फ मेरी दादी ही उनको खाना देने जाया करती थी, वहीं वो उन्हीं से बातचीत होती थी, बाकी किसी से किसी तरीके का वो नहीं होता था उनका। जी। तो ये थी राजनीति उस वक्त की। खिलाफत में रहे, सारी चीज़ रहे, लेकिन आपसी संबंध ऐसे थे जिसके बारे में कोई आप बात ही नहीं कर सकते। तो चौधरी देवीलाल का कोई और किस्सा याद हो आपको कि वो किस तरह के व्यक्तित्व उनका था? चौधरी देवीलाल के जो देवीलाल के साथ मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं रहा। देखे थे वो? जो देवीलाल को देखा मैंने, बहुत नज़दीक से देखा है। घर भी चंडीगढ़ हमारे पास आए हैं, उनका भी बहुत अच्छी मुलाकातें होती थी उनकी जी। और उनके साथ कोई खास मतलब इस तरीके का किस्सा मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा। कि कोई पर्टिकुलर किस्सा उनके साथ हो। छोटूराम जी के साथ उनका हाँ रिश्ता था गहरा, तो जो छोटूराम के जीवन की कुछ बातें उन्होंने आपको बताई हों? जो छोटूराम के जीवन की बहुत सी बातें हैं। वो अब जैसे कई लोग ये कह देते हैं कि वो आर्य समाजी थे जी, जबकि जो छोटूराम सिर्फ किसानी धर्म को मानते थे। इससे आगे उन्होंने ना हिंदुइज्म को कभी माना, ना किसी मुसलमान धर्म को माना, ना उन्होंने किसी सिख को माना। सिर्फ किसान को अपना धर्म मानते थे कि किसान मेरा धर्म है, मैं आया हूँ तो किसान के लिए अपना वो करने के लिए आया हूँ। उनके मेरे पास जो उनके पत्र हैं, उनकी पढ़ाई का वहाँ से शुरू किया था और वो आज एक यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुका है। अच्छा। शिक्षा के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान था। इस इलाके में लड़कियों की जो शिक्षा है वो उन्हीं की दी हुई है और इसी की वजह से उनकी
हत्या हुई थी। मलिक साहब, आप 5 पीढ़ियों से वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं जी। एक कहानी और प्रचारित है, कभी दादाजी ने आपको जिक्र किया हो कि एक महिला का केस चौधरी छोटूराम लड़ रहे थे, जज ने ये कह दिया कि ऐसे हो तो आप कानून बनवाओ, उसके बाद उन्होंने वकालत छोड़। क्या ये सच है? नहीं, ऐसे ये नहीं है, ये सिर्फ प्रचारित है। अच्छा, ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है जो छोटूराम के साथ इस तरीके की वो हुई हो। और वकालत के और बहुत से किस्से हैं उस टाइम के लोगों के। हुक्के वाला तो किस्सा उनका फेमस है। हाँ, हुक्के वाला तो है ही। एक उनका ये है, हमारा है यहाँ उस वक्त वकील थे, अंग्रेज़ी कम आती थी उनको, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। और तीज का दिन था। अच्छा। जज साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई आज ही बहस सुनेंगे, और उनको क्योंकि पता था केस कमज़ोर है तो वो डेट लेने के लिए कह रहे थे। बोला सर टुडे इज़ आवर फेस्टिवल। बोला व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल? बोला टुडे women hang themselves and do like this। तो अंग्रेज जज थे, उन्होंने कहा हॉरिबल, ग्रांटेड। तो मैं उनका ये क्योंकि देखो मेरे बुजुर्ग थे उस वक्त के लोगों को अंग्रेजी तो आज भी हुआ है जी। हाँ, वैसे भी फॉरेन लैंग्वेज थी, हम आज भी दावा नहीं कर सकते कि हम अंग्रेजी का वो है, लेकिन उस समय के पढ़े हुए लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती बिल्कुल बिल्कुल वो होता था। अपने हरदयाल एमए के बारे में एक किस्सा मशहूर है, जब वो इंग्लैंड में गए थे। अच्छा। तो वहाँ किसी अंग्रेज़ ने उनसे कह दिया, यू इंडियन, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? तो लाला हरदयाल ने उनसे एक ही बात कही थी, बोला आई हैव नॉट पिक्ड अप इंग्लिश फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो जो पढ़े हुए थे वो पढ़े हुए ही थे। आज भी बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी और अच्छी अंग्रेजी भारत के लोग ही बोलते हैं। यहाँ के लोगों की जो अंग्रेजी है, पाकिस्तान भी, क्योंकि वो एक जॉइंट हिंदुस्तान को, आप पाकिस्तान के लोगों को अंग्रेजी में बोलते थे। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि चौधरी माड़ू सिंह जी का उस समय भी उन्होंने वो पार्टीशन का दौर देखा है जी। तो ऐसा कहते हैं कि चौधरी छोटूराम अगर होते तो पार्टीशन में ये जो इतना नुकसान कभी नहीं हो पाता। उस समय माड़ू सिंह मलिक और जी ने कोशिश की थी पार्टीशन में कुछ रोहतक में नुकसान रोकने की। उस वक्त जब ये हो रहा था बहुत कोशिशें की गई थी, और उनकी वजह से ही जो उस वक्त जो लोग थे, उस वक्त की आर्य समाज जी, उस वक्त के जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे, उनके कारण ही हमारे इस इलाके के अंदर सबसे कम मार काट नुकसान हुआ। मुसलमान यहाँ से बहुत सुख शांति से चले गए थे, ये तो पता था उनको जाना है जी, लेकिन उनके जो नृशंस हत्याएं जैसे हुई हैं यहाँ से जाने वालों की, वहाँ से आने वालों की, वो यहाँ मिनिमम रोहतक में कम हुई, बहुत कम हुई थी। बहुत ज़्यादा नुकसान कभी नहीं होने दिया। वो सारे इन्हीं लोगों का योगदान था, मेनली आर्य समाज का। उस वक्त की आर्य समाज में और आज की आर्य समाज में दिन रात का फ़र्क है। अच्छा मलिक साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो माड़ू सिंह जी के समय का दौर था उसमें चुनाव जो लड़ते थे वो, अब तो जैसे चुनाव विधायक का लड़ते हैं तो 2-2.5 करोड़ का बजट होता है, उनका कितना बजट होता था और वो कैसे वो मैनेज करते थे? आपको जो उनका दूसरा चुनाव था जिसमें वो हार गए थे, अच्छा, जसवंत कुमार के अगेंस्ट, उस वक्त 3 रुपये 30 पैसे लीटर पेट्रोल होता था। अच्छा। प्रचार का माध्यम होता था स्टेंसिल, 8-10 स्टेंसिल कटवाए जाते थे। कुछ वो लोग जो ब्लैक से, हाँ, वो लगा के ऊपर वो पेंट कर देते थे, वो दीवार पे आ जाता था। पोस्टर भी नहीं होते, हमने भी देखे हैं, अब तक चल रहे थे वो तो। पोस्टर भी नहीं होते थे जी। वो एक प्रचार का माध्यम था। 4 गाड़ियाँ होती थी जिनमें से 3 जीप होती थी, 1 कार होती थी। 40,000 रुपये बजट एलोकेट होता था जी। दादा ने अपने पैसे से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। जो भी चुनाव लड़े वो पार्टी फंड से लड़े। और वो जो चुनाव उन्होंने लड़ा था उसमें मुझे याद है आचार्य हरीश चंद्र जो थे वो उनके वो खजांची का काम करते थे। अच्छा। उसके अंदर हिसाब करके 7,000 रुपये उन्होंने वापस कांग्रेस फंड में जमा कराए थे। अच्छा। उसके अलावा मुझे ध्यान है, जहाँ भी मैं उनके साथ बचपन में कभी मेरे को जाने का मौका मिलता था,
मालाएं पहनाई जाती थी। कोई 100 रुपये की पहना दी, किसी ने 1100 की बहुत बड़ी हुई तो वो पहना दी। चंडीगढ़ पहुंचते ही उनका पहला काम होता था, हमारा गनमैन को वो भेजते थे, उसकी रसीद बना के कांग्रेस फंड में अच्छा, जमा, जो मालाएं पहनते थे वो फंड में कांग्रेस जाती फंड में जमा होती थी और उनकी रसीद घर आ ले जाती लेते थे। थी कि ये पैसे इतने उस चंदे से आए। माला ये के तो माला- हरियाणा में बहुत किस्से हैं। किस्से हैं उनके बहुत बड़े बड़े किस्से हैं, लेकिन उस वक्त सबका मैं नहीं कह सकता, हाँ। लेकिन वो करते होंगे तो शायद और भी करते होंगे। वो कांग्रेस फंड में जमा होते थे। तो मेरे को आखिरी धोती इलेक्शन, पहनते थे, धोती कुर्ते। वो चूड़ीदार भी पहनते थे, अच्छा, धोती कुर्ता भी पहनते थे और बंद गले का कोट वो भी पहनते थे, अचकन भी पहनते थे। अच्छा। पहनने का उनको शौक था। हाँ हाँ। और जूते वो लेदर के बहुत कम पहनते थे, साबर के पहनते थे। अच्छा अच्छा। तो साबर के उनके पास 3-4 जोड़ी जूते थे और मेरा और उनका एक ही नाप था। अच्छा उनकी आदत थी कि वो ले बेटा आप ये पहन ले। अच्छा, वो आपने पहन लिया तो आपको दे देते थे। 10 दिन देखते, 10 दिन में मैंने वो जूते नहीं पहने, ला मिस्टर मेरे वापस दे दो। या तो इस्तेमाल करो, नहीं मेरे दे दो। वापस देता। तो उनका चंडीगढ़ में बचपन में शरारती होते ही थे। 10वीं के एग्ज़ाम आ गए, ये रात को टूर से वापस आए तो मेरी माँ मेरी अच्छी जमाई करने लगी हुई थी। तो बोली क्या बात हुई, पढ़ता नहीं है। बोलो तुम इसको छोड़ दो। अच्छा। पर पहली मंजिल पे उनका कमरा था, उसके कमरे के बाहर एक कवर्ड वरांडा था जहाँ उन्होंने अपनी टेबल लगा रखी थी, जहाँ वो अपना काम करते पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि आज से ये मेरे पास ही रहेगा, इसको कोई नहीं बोलेगा। मेरे को ऊपर ले गए, अब वो अपनी मेज़ पे बैठा दिया कि यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ। मैंने बहाना बनाया, मैं कहा जी ठंड बहुत लगती है। तो उनके पास उस वक्त का अंग्रेज़ों के टाइम चेस्टर होता था, वो पूरा लंबा, वो पहना दिया। धर्मेंद्र जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उस चेस्टर पहन के मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतना वजन था उसका। अब वो मेरे को वहाँ बैठा दिया जाता था, मैं वहाँ पढ़ता था। मेरी 10वीं जो है वो उन्हीं की देन है। और मैं आप लोगों के सामने बता दूं कि मेरे 10वीं में सिर्फ 39.8 % आए थे। मेरा दादा उस वक्त शिक्षा मंत्री होता था। तो इनके दादा शिक्षा मंत्री थे और इनके 10वीं में 39% नंबर आए थे। आप ये सिर्फ एक मजाक की बात लग सकती है, लेकिन आप ये ज़िंदगी की सच्चाइयों से रूबरू हो रहे हैं कि उस दौर के जो नेता थे वो कैसे होते थे। उनको ये अच्छा, था, जो माड़ू सिंह जी को पढ़ने लिखने का शौक था। बहुत ज़्यादा शौक था, किताबों के बहुत शौकीन थे। मतलब जिस दिन वो दुनिया से गए उस दिन भी आखिरी चौधरी छोटू राम की किताब पढ़ के दूध पी के ऊपर सोए थे, उसके बाद उठे ही नहीं, वो वहीं सो गए थे। जो छोटू राम की जो पत्नी थी वो रहती थी यहीं, ये नीली कोठी में। हाँ जी। उनका पैसे का हिसाब किताब अच्छा सारा मेरे दादा रखते थे। अच्छा। उनको माई जी कह के बुलाते थे। जो छोटू राम को तो चौधरी साहब कहते थे, उनको माई जी कहते थे। कोऑपरेटिव बैंक में उनका यहाँ खाता होता था, उनको पैसे निकलवाने होते थे, जमा करवाने होते थे, खर्चे के पैसे चाहिए होते थे, तो घर पे आता था, यहाँ से वो निकलवा के उनके पास भेजते थे। फाइनेंशियल जितनी ट्रांजैक्शन थी, जब तक माई जी जीवित रही, वो हमारे दादा के थ्रू ही होती थी। फाइनेंशियल तो खैर उनका भी कोई लंबा कुछ भी नहीं था। फाइनेंशियल ये है कि खर्चे के महीने के पैसे 5-4 रुपये निकलवाने होते किसी थे। को खर्चे के लिए चाहिए, कहीं आना है, राशन लेके आना है, कुछ ये खर्चे होते थे, वो सारे यहाँ। तो उनका भी कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि वो तो पैसे दे दिया करते बच्चों वो तो को ये पढ़ाने। इस तरीके की थी उनका, तो उन्होंने अपने पास रखे ही नहीं कभी पैसे। तो जो छोटू राम जी का निधन जब हुआ जी, तो जो माड़ू सिंह मलिक जी की क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? मैं उस बारे में नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त थे नहीं। धरती पे ही नहीं था, तो अगर मैं बताऊंगा तो किसी की सुनी हुई बात सुनी बता पाऊंगा, तो वो उस चीज़ के बारे में मेरे पिताजी आज अगर अच्छा, जिंदा मैं होते। आप जैसे आपके दादाजी को आप जानते हो उस तरीके से, आज के दौर की राजनीति को देखकर माड़ू सिंह जी क्या कहते हैं? आज की दौर की राजनीति में वो होते ही नहीं। अच्छा, हो ही नहीं सकते हो। मेरे पिताजी ने सिर्फ एक बार इलेक्शन लड़ने की कोशिश की आपके थी, पिताजी ने उनकी लेगेसी को लेगेसी फॉलो करने की थी। जो बंसीलाल ने उनको टिकट भी दे दी थी, हसनगढ़ से ही। हसनगढ़ से ही। सुरेंद्र सिंह ने
बगैर उनको बताए उनकी टिकट काट के हमारे ही बराबर में गांव है गांधरा, वहाँ के चौधरी जयकरण मलिक को दे दी थी। तो बंसीलाल ने मेरे पिताजी का नौकरी से इस्तीफा तक दिलवा दिया था। अच्छा, टिकट मिलने के बाद। वो सरकारी नौकरी में थे, सरकारी वकील थे। अब नौकरी भी गई, टिकट भी गई। तो बंसीलाल को पता चला तो उन्होंने बुलाया दिल्ली में। हमारे यहाँ गांव से 3-4 ट्रैक्टर भर के गए। तो पिताजी ने वहाँ उन सारों को रोक दिया, बोला आप नहीं आओगे, मैं अपने आप बात करके आऊँगा। तो जो बंसीलाल बोले बेटा ऐसा है, तेरा इस्तीफा वापस दिलवा रहा हूँ मैं, राजनीति रे बस की है ही। अच्छा, है ही। टिकट कटवा दी तूने, मेरी दी हुई, तो तेरे बस की राजनीति तुम होगा। तो पिताजी तो उसके बाद वापस नौकरी में, उसके बाद कभी उन्होंने ज़िंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा, अपने बार तक का चुनाव नहीं लड़ा। हमारे दादा हमारे इस रोहतक बार एसोसिएशन के एक बार प्रधान रहे। उस वक्त वो बना दिया करते थे, कोई इलेक्शन नहीं होता था। हाँ, उनको सर्वसम्मति से वो एक बार सर्वसम्मति से प्रधान रहे थे। और उसके बाद ताऊ मेरे रहे। तो वो जयकर्ण जी को टिकट मिली थी, वो जीते थे? नहीं, हार गए। जी, जयकर्ण मलिक भी हारे। उसके बाद से हसनगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस कभी नहीं जीती। अच्छा, जीती ही नहीं। प्रोफेसर वीरेंद्र लड़ते रहे यहाँ से। बाद में तो शिव भारद्वाज जी भी जीते थे, क्या नाम, शिव कुमार भारद्वाज। हाँ, वो जीते, वो सारे दूसरी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से नहीं जीते। और यही एक कारण था कि हसनगढ़ हल्के को तोड़ दिया गया। जो गांव प्रो कांग्रेस थे उनको कलोई में ले लिया गया और वो कलानौर में डाल दिया। अब हमारा हल्का कुछ तो दिल्ली रोड पे है, कुछ कलानौर में है, ये बिखरा हुआ है। वो इसी वजह से ये किया गया था कि कांग्रेस कभी जीती ही नहीं। उसके बाद आखिरी वहाँ से विधायक हमारे दादा रहे बस जी। उसके बाद संत कुमार से शुरू होके आज तक कभी कांग्रेस वहाँ नहीं आई। दोस्तों, राजनीति की बातों का सिलसिला ख़त्म तो कभी होता ही नहीं, और शायद बैठे रहें तो मलिक साहब के साथ मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी, कल सुबह हो जाएगी। तो आज के इस राजनीति की बात को विराम देते हैं। मैं मलिक साहब का नंबर आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनके दादा के बारे में कोई ऐसी बात जो हमसे छूट गई हो पूछना चाहते हैं, तो आप मलिक साहब से सीधे भी पूछ सकते हैं। और चौधरी माड़ू सिंह जी मलिक के बारे में अगर आपने अपने परिवारजनों से कुछ अनुभव सुने हों, उस दौर की राजनीति की बात आपको पता हो, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, वो इनके काम की होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।